एवरीवन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक करेंगे, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम मीनिंग एंड मेथड ऑफ द मेजरमेंट, कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है और हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसका मीनिंग और उसको मापने की विधियां क्या क्या है। आपका जो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम एंड इट्स एक्सप्लेन मेथड ऑफ द मेजरमेंट, कि आप जनसंख्या जो हमारा घनत्व है उससे क्या समझते हैं या आपकी राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं और इसको मापने की हमारी विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, की जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हम सामान्य भाषा के अंदर जानते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर दायरे के अंदर जितनी जनसंख्या निवास करती है, कि हमारा 1 वर्ग किलोमीटर का दायरा है उसके अंदर जितनी जनसंख्या निवास करती है, पॉपुलेशन जितनी निवास करती है उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, की जनसंख्या घनत्व। कि जैसे हम बात करते हैं कि 1951 के अंदर 1959 के अंदर भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 117 था, कि 117 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था, कि 1 किलोमीटर के दायरे में 117 लोगों को निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे 1981 के अंदर जब हम जनसंख्या सर्वे 1981 के अंदर हुआ तो उसके अंदर देखा गया कि भारत के अंदर जो जनसंख्या घनत्व किसी समय में 117 वर्ग किलोमीटर था, वो 1981 के अंदर 274 वर्ग किलोमीटर उसके अंदर हो गया। इट मीन्स पहले से और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, कि 1951 के अंदर जो हमारा जनसंख्या घनत्व था वो 117 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 1981 के अंदर जो हमारा 274 वर्ग किलोमीटर हो गया। इट मीन्स पहले से और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसके अंतर्गत 2011 का जो जनसंख्या घनत्व नोट किया गया वो 382 नोट किया गया, कि 2011 के अंदर जो नोट किया गया वो हमारा क्या किया गया कि 2011 के अंदर जो था वो कहा 117 था, 274 हो गया, और 2011 के अंदर जो हमारा जनसंख्या घनत्व नोट किया गया वो 382 लगभग नोट किया गया। उसी तरह कुछ शहर ऐसे हैं हमारे प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत कम माना गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो ओनली 17 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर ओनली 17 लोगों का निवास स्थल माना जा सकता है। लेकिन जो हमारा दिल्ली जैसा शहर है, दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग हमारा 11,287 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। वो क्यों माना जाता है कि किसी समय के अंदर 60 लाख लोगों की, कि दिल्ली का जो क्षेत्र है, मान लीजिए दिल्ली का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत 60 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था है, लेकिन समय के साथ वहां पर आज यदि 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जनसंख्या घनत्व के लिए ऐसे बहुत से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर यदि हम देखते हैं पहले हमारी जलवायु, कि जलवायु एक ऐसा हमारा कारक है जो कि हमारे जनसंख्या घनत्व को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। जिन इलाकों के अंदर या जिस प्रदेश के अंदर हमारा जनसंख्या घनत्व देखते हैं कि यदि वहाँ की जलवायु ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, मतलब एवरेज के अंदर वहाँ की जलवायु है, तो वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन जिस इलाकों के अंदर भारत के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि जहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और जहाँ बहुत ज्यादा अधिक सर्दी पड़ती है, तो उन इलाकों के अंदर हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम मिलता है। इसके साथ साथ वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, कि किसी भी प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां भी वहाँ की जनसंख्या को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। वो क्यों प्रभावित करती हैं? क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कुछ भारत का ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, वहां पर लोगों का रहन सहन बहुत कम है, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जैसे जो दिल्ली जैसा हमारा
प्रदेश एरिया है भारत का, वहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर लोगों का जो निवास स्थान है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ यदि हम बात करें कि क्षेत्र कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर हमारा जैसे कृषि का क्षेत्र है, तो उस कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। वो क्यों कम देखने में आता है? क्योंकि मान लीजिए कि पूरे भारत के अंदर हम बात करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा क्या है? मुख्य व्यवसाय है, जिसके कारण देखिए कि हमारा इतना सा जो एरिया है हमारा, इसके साथ जो पॉइंट जुड़ा हुआ है शहरीकरण, और दूसरा हमारा पॉइंट जुड़ा हुआ है हमारे आर्थिक दृष्टिकोण। जैसे शहरीकरण क्या है कि जहां पर अधिक लोगों का रहने का स्थान है, शहर है। अब देखिए कि पूरी धरती के अंदर यदि देखते हैं कि कृषि जो है भूमि हमारी ये है, और इतना सा जो क्षेत्र है वो हमारा निवास स्थान के लिए बना हुआ है, जिसके अंदर अब इस क्षेत्र के अंदर हमारा जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों के रहने का स्थान ये शहरों के अंदर ज्यादा रहना है, और ये जो एरिया है वो हमारा कृषि के लायक है, जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, लोग वहां पर नहीं रहते, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम होगा। तो इसी प्रकार से देखते देखते कि हमारे विभिन्न प्रकार के, जैसे अब शहर है तो शहरों के अंदर उद्योग धंधे स्थापित है, उद्योग धंधे स्थापित है, और आर्थिक लोगों का क्या है? आर्थिकता जो अपनी आजीविका कमाते हैं इन उद्योग धंधों के अंदर कमाते हैं। अब जैसे देखिए कि हमारे कुछ महाराष्ट्र, कोलकाता, दिल्ली जैसे जो कुछ एरिया ऐसे हैं हमारे, जिनके अंदर क्या है कि या तो शहरीकरण ज्यादा बढ़ा हुआ है, या हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे हरियाणा के अंदर गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे हमारे ऐसे कुछ जिले हैं जिनके अंदर हमारे उद्योग धंधे बहुत ज्यादा स्थापित हो चुके हैं, जिसके कारण लोग उसकी तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात हम कर रहे थे कि शहरीकरण में, अब 2001 की जनगणना सर्वे के अंदर नोट किया गया था कि शहरीकरण के अंदर जो लोगों के रहना है वो 27% के लगभग, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार क्या किया गया? 31% समथिंग कुछ नोट किया गया। इट मीन्स पहले से और बढ़ोतरी हुई शहरीकरण के अंदर, कि शहरों के अंदर लोग अपने आजीविका कमाने के लिए शहरों की तरफ जाते हैं, उद्योग धंधे जहाँ पर ज्यादा स्थापित है वहां पर अपनी जीविका कमाने के लिए जाते हैं, जिनके कारण वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा कुछ पहाड़ी इलाका है, वहां पर जब मुश्किल इलाका है, वहां पर लोगों का रहने की व्यवस्था न होने के कारण वहां पर जनसंख्या घनत्व हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि हमारा कुछ राजधानियों, जैसे दिल्ली क्या है हमारी एक राजधानी है, और राजधानी होने के कारण वहां पर लोगों का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपने पहले मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसीलिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारा जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा कम है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जहां पर जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम मानते हैं कि यदि हम जनसंख्या घनत्व तो कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या विभिन्न प्रकार के हम उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास करते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है हम शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्यों? आजीविका के साधन है वहां पर, तो सरकार को चाहिए कि पूरे भारत देश के अंदर आजीविका के साधन लोगों को उपलब्ध करवाए, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां लगाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो लोग शहरों की तरफ या उद्योग की क्षेत्र है उनकी तरफ पलायन ना करें। और वहां का जो जनसंख्या, जैसे दिल्ली जैसा जो स्टेट था तो वहां पर मैंने बताया कि 60 लाख लोग रहते थे, लेकिन आज अगर 2 करोड़ लोग रह रहे हैं तो वहां क्यों? क्योंकि नीचे का फ्लैट किसी और का है, ऊपर का किसी और का है, क्योंकि रहने की लायक जो भूमि है वो बहुत कम है, लेकिन लोग उसकी तरफ शहर की तरफ ज्यादा पलायन कर रहे हैं, तो जिसके कारण की इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारी उत्पन्न हो रही है। तो ये था आपका कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन की जनसंख्या घनत्व क्या है। इसके साथ हमारा दूसरा जो टॉपिक जुड़ा हुआ है नेशनल इनकम, कि नेशनल राष्ट्रीय आय हमारी क्या हो सकती है, कैसे हम उसको मापते हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके हम राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय क्या हो सकती है। राष्ट्रीय आय को जानने के लिए हमारे राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय हमारी आय, राष्ट्रीय आय हमारी क्या हो सकती है? राष्ट्रीय आय हमारा राष्ट्रीय उत्पाद,
कि जो हम पूरे राष्ट्र के अंदर उत्पादन करते हैं, उत्पाद प्लस एक लेखा वर्ष, एक लेखा वर्ष, कि जिसके अंतर्गत हमें इनको जानना है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या हो सकती है, जिसके माध्यम से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हमारी राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, और एक लेखा वर्ष में जो हम उसको तैयार करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश के, कि एक राष्ट्र के जो भी उत्पाद है और उस उत्पाद के लिए जिन भी सेवाओं का, साधनों का प्रयोग करके हम उसका टोटल जोड़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम राष्ट्रीय आय के रूप में हम उसकी गणना करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी देश की, राष्ट्र की उत्पादित अंतिम वस्तुएं, कि जो हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अंतिम वर्ष तक कितनी वस्तुओं का उत्पाद हुआ और उस उत्पादन के लिए किन किन सेवाओं और साधनों का प्रयोग किया गया, इनकी गणना, कुल गणना जो की जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। हमने राष्ट्रीय उत्पाद किया, उसके अंदर क्या किया जाता है कि हमारी इंक्लूडेड की जाती है मजदूरी, कि आप कोई भी उत्पाद कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मजदूरी, आपको वर्कर की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपने जो पैसा लगाया, निवेश किया आपने, प्लस आपका उस जो पैसा आपने निवेश किया उसका प्लस आपका ब्याज, प्लस आपने कच्चे माल के लिए जो भुगतान किया, प्लस आपका लाभ। इन सभी को जोड़कर, इन सभी का मापन करके हम जो प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। वो भी एक लेखा वर्ष के दौरान, कि हम इन सभी का लेखा तैयार करते हैं कि कितनी मजदूरी हुई, कितना निवेश किया, उस निवेश का कितना ब्याज, कितना हमने भुगतान किया और कितना उसका लाभ प्राप्त किया। इस बात को विशेष रूप से हम ध्यान में रखते हैं। कहने का अभिप्राय कि जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पाद किया जाता है, तो उत्पादन करने वाले व्यक्ति को अपनी आय का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। वो लाभ प्राप्त करते हुए जिस प्रवाह में वो लाभ प्राप्त करता है, उसी प्रवाह के अंदर उन्हें जो साधन होते हैं उनका भी भुगतान करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय कि आपको उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है, उन साधनों के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, उनका भुगतान करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको उस रकम का, कई बार क्या होता है कि हम कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं, उसके लिए हम ऋण लेते हैं और ऋण के लिए हमें ब्याज भी पे करना पड़ता है। उसके लिए आप मजदूर भी लगाते हैं, उनकी मजदूरी भी पे करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें आपने 10 लाख रुपए मजदूरी दी, 10 लाख रुपए आपको क्या किया, आपने 100 करोड़ का आपने निवेश किया, 10 लाख आपकी मजदूरी के, 10 लाख आपकी ब्याज के या अदर खर्चे जो है वो टोटल हो गए। तो आपने 120 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिया। प्लस आपने जो क्या किया कि आपने जब उसको बेचा, आपको 150 करोड़ रुपया उसके अंदर आमदनी हुई, आय हुई। तो इट मींस ये है कि आपका खर्चा भी निकल गया, प्लस आपको इतनी आमदनी हुई, तो आपको 30 लाख रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट 30 लाख हुआ है ये नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपके खर्चे भी तो साथ में निकलेंगे, वो भी आपका एक प्रकार की आय है। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसमें हम क्या बोलते हैं कि मजदूरी भी हमने ली, इन्वेस्टमेंट भी लिया, जो आपने ब्याज दिया वो भी दिया, जो भुगतान किया, प्लस आपका लाभ। तो हमारे उत्पादन की सेवाओं के साथ साथ, वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ एक लेखा वर्ष के दौरान जो हम अंतिम जोड़ प्राप्त करते हैं, वो हमारा एक प्रकार का आय कहलाती है। इस आय को मापने के लिए हमें 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार की विधियां कौन कौन सी हमारी, जिनका प्रयोग करके हम अपनी राष्ट्रीय आय को जानने का प्रयास हम करते हैं। तो उसके लिए हम 3 प्रकार की जो विधियां हैं, उसके अंदर हमारी सबसे पहली जो विधि का प्रयोग करते हैं वो है हमारी आय विधि। सबसे पहली विधि हमारी आय विधि के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारी एक उत्तम विधि के रूप में प्रयोग की जाती है।
उत्तम विधि के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं और इस विधि को हम भुगतान विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भुगतान हम तभी करेंगे जब हमें आय प्राप्त होगी। यदि आपको आय प्राप्त नहीं होगी, हम भुगतान कहाँ से करेंगे? चाहे तो हमने कोई लोन लिया है, चाहे हमने किसी मजदूर की मजदूरी देनी है, तो भुगतान तभी हो पाएगा ना जब हमारी आय होगी। तो इसलिए इसको भुगतान विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विधि की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि हम किसी विधि की, इस विधि के अनुसार किसी भी देश के एक वर्ष में जो उत्पाद के साधनों को, उनकी सेवाओं के बदले हम भुगतान करते हैं, कि हम जो उत्पाद करते हैं उसके लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों की सेवाओं के बदले जो हम भुगतान करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मजदूरी, जिसके अंदर आपका लगान या आपका विभिन्न प्रकार का ब्याज या लाभ हो सकता है, तो उसे हम आय विधि के नाम से जानते हैं। आय विधि के अंदर आपका प्राथमिक सत्र भी हो सकता है, जिसके अंदर आपको कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि को हम ले सकते हैं। उसके अंदर द्वितीय सत्र के अंदर हमारे उद्योग धंधे, बिजली आदि हो सकती है, और तृतीय सत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर हमारी सेवाएं, यातायात के साधन, बीमा, बिजली, इसके साथ संचार के साधन, ये सभी प्रकार के हमारे तीसरे सत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारी क्या आती है? आय विधि के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके साथ साथ हमारी दूसरी जो विधि है वो है, दूसरी विधि के अंदर हम आते हैं उत्पाद विधि, कि हमारा जो उत्पाद किया जाता है, उत्पाद विधि। अब पूरे उत्पादन के दौरान हम ये नोट करते हैं कि हमारा जो भी उत्पाद हुआ, आय विधि के अंदर हम क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि ये जो विधि हमारी है, इस विधि को हम औद्योगिक उद्गम विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये उत्पाद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको औद्योगिक उत्पाद विधि के नाम से भी हम जानते हैं। इसलिए एक लेखा वर्ष में सभी उत्पाद उद्यमों के उत्पादन की गणना करके हम राष्ट्रीय आय का मापन इसके द्वारा किया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि एक लेखा वर्ष में, किसी एक देश के एक लेखा वर्ष में सभी उत्पाद उद्यमों के उत्पादन की गणना करके जो हम माप तैयार करते हैं, वो हमारी उत्पाद विधि के नाम से हम उसको जानते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम किसको मापने का प्रयास करते हैं? कि हमारे उत्पादक उद्यमों के योगदान को मापने का प्रयास करते हैं पूरे एक लेखा वर्ष में, कि किस किस का योगदान कितना उत्पाद में रहा या नहीं रहा, उसको मापने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। ये हमारी दूसरी विधि के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके अलावा तीसरी विधि क्या है हमारी? तीसरी विधि है व्यय विधि। तीसरी विधि को हम किस नाम से जानते हैं? व्यय विधि के नाम से जाना जाता है। व्यय विधि किस रूप से? कि व्यय विधि को हम, पहली हमारी जो विधि थी उसको हम इनकम मेथड के नाम से जानते थे, दूसरी हमारी प्रोडक्ट विधि के नाम से, और तीसरी हमारी एक्सपेंसेस जिसको हम व्यय विधि के नाम से जानते हैं। तीन विधि हैं जिसको हम अपने राष्ट्रीय आय के मापन के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरी जो आय विधि है वो विधि क्या है? इस विधि को हम आय विन्यास विधि के नाम से भी जानते हैं। आय विन्यास विधि कि इस विधि के अनुसार किसी भी देश के अंदर एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुएं और वस्तुओं के सेवाओं को खरीदने के लिए पर कुल व्यय का जो अनुमान लगाया जाता है, कि जो हम पूरे वर्ष के दौरान अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उत्पादन के लिए जिन सेवाओं को खरीदने के लिए, कि हम कोई वस्तु उत्पादन करना चाहते हैं, उसके बदले हम कोई कच्चा माल खरीदते हैं, तो उन प्रकार की सेवाओं को खरीदने के लिए क्या किया जाता है? जो कुल आय व्यय होता है, कि आप कोई भी आपको आय प्राप्त हो जाती है, आपने उत्पादन कर लिया, लेकिन उसके साथ आपको कुछ साधनों, कुछ वस्तुओं के बदले खरीदारी करने के लिए जो आपको खर्च करना पड़ता है, तो वो आपका एक प्रकार का व्यय विधि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत हमने तीनों विधियों को क्यों अपनाया है? क्योंकि जो आपने इनकम आपको हुई, जिससे हम देश की राष्ट्रीय आय को मापते हैं, उसमें जो उत्पादन आपने किया प्लस आपने जो व्यय किया। अब व्यय किया, उत्पादन किया आपने, पहले उत्पादन करने से पहले आपको क्या करना पड़ा? आपको व्यय करना पड़ा, खर्च करना पड़ा, उसके बाद जाकर क्या होती है? आपको इनकम होती है। तो इसलिए
आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। व्यय विधि के अंदर हम जो खरीदते हैं उसके लिए हम जो व्यय करते हैं उनका अनुमान लगाकर ही हम राष्ट्रीय आय को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये हमारी 3 विधियां मानी जाती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी राष्ट्रीय आय को मापने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब हम राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयां किस प्रकार से कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी जो सफलता है वो हमें आसानी के साथ प्राप्त नहीं होती। उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां होती हैं उनको पार करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको पार करना पड़ता है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीमतों में परिवर्तन, कि हमारी राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सबसे बड़ी बाधा कि वस्तु की कीमतों के अंदर परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि आपने कोई भी एक वस्तु का उत्पादन किया और वस्तु का उत्पादन करके आपने जो मूल्य निर्धारित किया उसका कि आप उसको बेचोगे, तो दूसरी कंपनी भी उसी तरह की कोई वस्तु बनाती है और वो उसका जो मूल्य होता है, वैल्यू होती है, वो कम रखती है। तो आपकी वस्तु महंगी होने के कारण आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको नहीं मिल पाएगा पूर्ण रूप से, और जो उसकी बिक्री होगी वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपका एक प्रकार का कंपटीशन हो गया, फिर आपको भी अपनी वस्तु का जो मूल्य होता है वो कम करना पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, इसी प्रकार से बाजार के अंदर वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसके वैल्यूज के अंदर, मूल्य के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम अपनी राष्ट्रीय आय को एक विश्वसनीय आंकड़ों के साथ तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। दूसरी बात आती है विदेशी कंपनियों की आय, कि दूसरे फॉरेन की कुछ कंपनियां हैं कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है किसी भी रूप से, तो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है आपके, उसने भारत के अंदर क्या किया, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 100 करोड़ उसने इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक वर्ष के बाद 150 करोड़ रुपए का उसने अपना सेल की, तो वो 100 करोड़ रुपए की लागत थी, 150 करोड़ रुपए हो गया, तो इसमें 50 करोड़ रुपए क्या हो गया, उसको यहाँ से प्रॉफिट हो गया। तो 50 करोड़ में से हो सकता है कि उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट दोबारा से कर दिया हो, या यहाँ के लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे दी हो, यहाँ दोबारा से पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, लेकिन 30 लाख रुपए या 30 करोड़ रुपया उसने अपनी विदेश भेज दिया, अपने कंट्री में भेज दिया। इट मीन भारत से पैसा कमाकर उसने दूसरे देश भेज दिया, तो वो आय भारत की राष्ट्रीय आय में नहीं गिनी जा सकती, वो काउंट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने उसका कुछ हिस्सा अपने देश भेज दिया, तो उसको हम अपनी राष्ट्रीय आय के अंदर नहीं ले सकते, जिसके कारण हमारी इस प्रकार की समस्या आती है। इसके अलावा हमारी वस्तु विनिमय का होना, वस्तु विनिमय की आज से कई साल पहले वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम इसका प्रचलन देखते हैं, जिसके अंदर क्या देखा था कि कोई वस्तु के बदले वस्तु खरीदी जाती है और बेची जाती है। जैसे गांव के अंदर हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं ने कोई सब्जी खरीदनी है तो उसके बदले वो गेहूं दे देती हैं, सब्जी बेचने वाले के माध्यम से उस गेहूं को मापा जाता है, तोला जाता है, और उसका जो पैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको सब्जी दे दी जाती है। तो वो क्या है कि वस्तु के बदले वस्तु को देना और वस्तु को खरीदना। तो इस प्रणाली के आधार पर हम राष्ट्रीय आय का मापन नहीं कर सकते, जिसके अंदर ये हमारी समस्या आती है। अविश्वसनीय आंकड़े, इसके अंदर हमारा 4th पॉइंट क्या है कि जो हमें कठिनाई आती है कि हमारे पास विश्वसनीय रूप से जो आंकड़े होते हैं वो नहीं होते, और जब आंकड़े विश्वसनीय रूप से प्राप्त नहीं होते तो जिसके कारण हमें सही अर्थों में हम अपनी राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास नहीं कर सकते। इसके अलावा व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव, कि हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ वर्गीकरण हम प्रॉपर वे से नहीं कर सकते कि हम किस प्रोफेशन से, किस व्यवसाय से कितनी राष्ट्रीय आय प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यवसाय के अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, किसी व्यवसाय के अंदर प्रॉफिट कम होता है, इसलिए व्यावसायिक वर्गीकरण अलग अलग रूप से होने के कारण वहां से हम राष्ट्रीय आय का एक अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके कारण हमें इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो ये था हमारा टॉपिक कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम की मेथड, मीनिंग ये किसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को जान सकते हैं, उसके लिए किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।